इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में जिस फील्ड में कार्य करना है, अभी यहां पे हमारे उच्च शिक्षा के मंत्री एक बात को कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर एक लंबी यात्रा प्रारंभ की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल कानून व्यवस्था की एक बेहतरीन स्थिति हुई है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी कुछ मॉडल खड़े किए हैं। और आज उत्तर प्रदेश जब प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में नए प्रयास प्रारंभ किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र की असीम संभावनाओं को भी हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों ने भी एक अच्छे प्रयास प्रारंभ किए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे बहुत सारे राज्य विश्वविद्यालयों ने और निजी विश्वविद्यालयों ने बहुत अच्छा कार्य विगत कुछ वर्षों के अंदर किया है। उन्होंने कुछ मॉडल खड़े किए हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन के कुछ नए मॉडल दिए हैं, लोगों के सामने कुछ एक नए मानक गढ़े हैं। उस दिशा पर एक विस्तृत मनन हो सके, ज्ञान का आदान प्रदान कर सके, अपने शोध और नवाचार को प्रदेश के हर एक कोने तक हम उसको विस्तार दे सकें और उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से शिक्षा के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित कर सकें। इसके लिए जो संभावनाएं हैं कि हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, 54 प्रस्ताव अब तक हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रदेश के अंदर निवेश की 1,57,000 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव निवेश के केवल शिक्षा के क्षेत्र में अब तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो हायर एजुकेशन में नए विश्वविद्यालय, नए शिक्षा के ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए जो एक मॉडल के रूप में स्थापित होंगे, उन्हें यहां पर विकसित करने की दिशा में एक नए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र भी वितरित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य इस कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रारंभ होगा। लेकिन मेरी यहां पर जो भी हमारे निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतिगण हैं, जो मुझे यहां पे बताया गया कि 12 कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालयों के, 20 कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय के 19 कुलपति भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसके अलावा इस अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए यूजीसी से जुड़े हुए यूजीसी के पूर्व चेयरमैन और प्रदेश के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह जी यहां पर हैं। प्रदेश के हमारे आर्थिक सलाहकार श्री केवी राजू जी यहां पर मौजूद हैं। हमारे शिक्षा से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण यहां पर मौजूद हैं। आप सबके अपने अनुभव होंगे। हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर आपके पास मौजूद हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम सबको कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कुछ कैंपस स्थापित करने की भी एक पूरी फ्रीडम दे रहा है। लेकिन क्या हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाए? हमें एक नया माहौल देना पड़ेगा। हमने शोध की प्रक्रिया को बाधित क्यों किया? डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो हमारे एक प्रकार से बाधित सी है। उस बाधा को हटानी पड़ेगी, वो बैरियर्स हटानी पड़ेंगे। हमें इस दिशा में नए सिरे से कार्य करने होंगे। हमें शोध को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए कार्य करना होगा। इनोवेशन के लिए अपने युवाओं को प्रेरित करना होगा। और अलग अलग फील्ड है जिसमें हम कार्य कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में, जो मैंने पहले विकासशील संभावना वाला प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश है जिसके पास अपना एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस था। एक बम तोड़ रहा था। 2017 में जब हम लोग आए थे, हमारे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि उस समय हमारे पास वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। कैसे इतना बड़ा राज्य चलेगा?
तो हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, अपनी आय को दोगुना भी कर चुका है। आज हमें बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को अगर लेना हो तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति नहीं है, बल्कि अपने दम पर राज्य इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ सकता है। कहीं कोई संकोच हमारे सामने आज के दिन पे नहीं है। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को टटोला है जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद थी, और उसमें मैंने 3 सेक्टर इस बात के लिए चिन्हित किए थे। एक, देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, लेकिन उर्वरा भूमि और जल संसाधन का उपयोग कहां हो रहा है? किसी को शासन की योजना के बारे में जानकारी किसानों को नहीं थी, उनको पता ही नहीं था शासन क्या कर रहा है। विगत 6 वर्ष के अंदर जब प्रयास प्रारंभ हुए, आज यही प्रदेश है हमारे पास देश की कुल कृषि, यानी देश के अंदर अगर आबादी का देखें तो देश के अंदर लगभग 16% आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन कृषि की भूमि हमारे पास देश की कुल कृषि योग्य भूमि में मात्र 11% भूमि उत्तर प्रदेश के पास है। लेकिन इस 11% भूमि में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश देश के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% खाद्यान्न उत्पादन अगले उत्तर प्रदेश कर रहा है। और मेरा यह मानना है कि आज हर जनपद में हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र है। हर एक प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय राज्य शासन के स्तर पर संचालित हैं। आज इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, नए इसमें रिसर्च प्रारंभ हुए हैं, इन पर हम अगर कार्य करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी इस देश की कुल कृषि की योग्य 11% भूमि में हम अभी 3 गुना और अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के अंदर रखते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कृषि के नए स्टार्टअप स्थापित करने की दिशा में कार्य करना होगा, और यह कार्य यहां पर बैठे हुए आप सभी महानुभावों को अपने अपने केंद्रों को, उसका केंद्र विश्वविद्यालयों को उसका केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा, उसका एक सेंटर बनाना पड़ेगा। इस संभावना है यूपी के अंदर। स्टार्टअप आईटी और आईटीएमएस के फील्ड में नहीं हो सकता है। एमएसएमई का इतना बड़ा बेस यूपी के पास है। नंबर 2, एमएसएमई ये दम तोड़ रहा था। शासन के स्तर पर थोड़े बहुत फैसिलिटेट उनको करना था, थोड़ी बहुत फैसिलिटेशन की व्यवस्था उनके लिए करनी थी। इंस्पेक्टर राज को नियंत्रित करना था। आज परिणाम हमारे सामने है। जिस प्रदेश में एमएसएमई दम तोड़ रहा था, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में उसे प्रमोट किया, उसकी ब्रांडिंग की, उसके लिए मार्केट दी, उसको नई डिजाइन दी, नई तकनीक दी। जो लोग पहले केरोसिन और डीजल से अपने यहां संचालित करते थे, उनको हमने पीएनजी की सुविधा और बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट दुगने से ज्यादा हुआ है, और आज 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट अकेले एमएसएमई यूपी के अंदर कर रहा है। इसमें भी नए स्टार्टअप स्थापित करने की ढेर सारी संभावना। 96 लाख 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है, और अलग अलग जगह की अलग अलग संभावना है। इसमें हम ढेर सारा कार्य कर सकते हैं। यूपी के पास स्किल और अनस्किल मैन पावर है। देश के अंदर अगर भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र है, तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश भी सबसे युवा राज्य है। सबसे अधिक यूथ हमारे पास है। इस यूथ में अनंत संभावनाएं छुपी हुई है, उनकी संभावनाओं को आगे बढ़ाना। इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ क्यों नहीं प्रारंभ से ही एमओयू कर लेता है? क्यों नहीं ये कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए प्रयास करने होंगे। अपने स्तर पर विश्वविद्यालय लोकल स्थितियों पे क्यों नहीं कार्य कर सकता है? मैं बहुत बार देखता हूं, हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है, सोशल इंपैक्ट स्टडी हमें करानी होती है। हम किसी एक संस्था को या किसी कंपनी को उसके लिए नियुक्त करते हैं, फिर उनको हम इसके बारे में कहते हैं हम इतना फीस देंगे, इतना पैसा देंगे, कार्य करेंगे और भी कार्य करेंगे। लेकिन हमारा एक भी विश्वविद्यालय अपने आप को योग्य नहीं पाता है कि वो सोशल इंपैक्ट स्टडी स्टेट गवर्नमेंट का लेकर के स्वयं कर सके।
और एक ठोस स्टडी पेपर उन्हें दे करके बता सके कि नहीं, इसमें ये चीजें होनी है, इस कार्यक्रम को ऐसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आखिर क्यों नहीं हमने इसको तैयार किया? कोई ना कोई खामी हमारी शिक्षा में जरूर होगी कि हमने उसके लिए उन्हें इतना सक्षम बनाने में कहीं ना कहीं विफल हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे राज्य विश्वविद्यालय, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय और हमारे निजी विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य प्रारंभ करें। हमारे पास स्टडी होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में हम लोग अपना विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं, राज्य का है तो राज्य सरकार ने जमीन उन्हें उपलब्ध करवाई होगी, निजी क्षेत्र का है उन्होंने जमीन खरीदी होगी, लेकिन उस जमीन को केवल पैसे के भाव से हम उसको न देखें, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की भावनाएं भी है, उस समाज के प्रति हमारी जवाबदेही भी है। प्रयास आपका होगा, पैसा भी आपका होगा, लेकिन उन लोगों का प्रतिनिधित्व भी आपको करना है जिस क्षेत्र में आपका विश्वविद्यालय स्थित है। उन लोगों के सामाजिक भौगोलिक स्थिति का अध्ययन आपके पास होना चाहिए। उनके क्रमिक विकास को, उनके इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपका विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। आप कैसे, अगर यूएन 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दुनिया के देशों को देता है, तो क्या ये केवल कार्य सरकार का ही है? क्या हमारी संस्थाओं का नहीं है? क्या संस्थाएं इन जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएंगी? इस दिशा में भी इस प्रयास को अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो आपके पास बहुत कुछ होगा। मैं देखता हूं, मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांसद के रूप में गोरखपुर से एक लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इंसेफ्लाइटिस वहां एक बीमारी थी, हजारों मौतें होती थी हर वर्ष। मौत होती थी जिसके परिवार का बच्चा असमय काल कर्मित होता था, उसके घर में वीरानी होती थी, शोक मनाया जाता था। शेष लोगों के मन में चेहरे पर कोई संकोच तात्कालिक होती थी, शेष लोग भूल जाते थे। अब आश्चर्य करेंगे कि 40 वर्ष तक ये मौत का सिलसिला चलता रहा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय ने, किसी मेडिकल कॉलेज ने, किसी डॉक्टर ने उस पर एक भी अपना रिसर्च पेपर नहीं लिखा। मैं जूझता रहा, कार्य करता रहा, लड़ता रहा। विपक्ष में थे, सत्ता में थे तो सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता था, सरकार के सामने अपनी बातों को रखता था, थोड़ी बहुत सहायता मिलती थी उसके लिए लोगों को संसाधन भी उपलब्ध करवाता था। विपक्ष में थे तो सड़कों पे आंदोलन करता था, अकेले ही करता था। लेकिन जब 2017 में मुझे ही मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया तो मैंने कहा भी अब तो मुझे इसका समाधान निकालना ही होगा। लेकिन मेरा वो अनुभव मेरे साथ पास भी था। मैंने अंतर विभागीय समन्वय की एक टीम बनाई राज्य के अंदर और मैंने कहा इसका उपचार, ये केवल उपचार का विषय नहीं है, उपचार से महत्वपूर्ण इसमें जागरूकता है। तब तक कोई स्टडी नहीं थी। मैंने यहां पे अपनी टीम से कहा, मैंने कहा देखो इसमें कोई स्टडी किसी ने की होगी, किसी ने नहीं की थी। आप सोचे 40 वर्ष में 50,000 मौतें जिस बीमारी से हुई हो, उस पर यूपी के पास कोई रिसर्च नहीं था। जहां के सबसे अधिक बच्चे मरे उस क्षेत्र में लगभग 10,000 चिकित्सक अपनी निजी प्रैक्टिस करते हैं, किसी के पास कोई अध्ययन नहीं था। वहां पर तमाम विश्वविद्यालय हैं, उनके पास कोई अध्ययन नहीं था, क्योंकि समाज से हमारा वैराग्य भाव, हमारे मन में यह भाव ही नहीं आता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है, क्योंकि हर व्यक्ति नौकरी कर रहा है, नौकरी तक अपने आप को सीमित कर दिया है। परिणाम क्या था? जब हम लोग इतने वर्षों के बाद जब मैंने कार्य प्रारंभ किया तो मैंने सबसे पहले अभियान चलाया था कुशीनगर में। मैं स्वयं गया था, हम लोगों ने वहां साबुन बांटे, डिटॉल कंपनी ने हमारे साथ सहयोग किया था। हम लोग साबुन बांटने के लिए गए थे। 3 दिन तक मेरे खिलाफ मीडिया में मेरे खिलाफ पूरा अभियान चलता रहा कि देखिए गरीबों का अपमान हो रहा है, उनको साबुन बांट करके उनका अपमान किया जा रहा है। मैंने कहा ये लोग समझ नहीं पाएंगे। लोगों ने कहा कुछ तो इसमें मुझे, मैंने तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, इनकी समझ में नहीं आएगा। हम जिस अभियान को लेकर के चल रहे हैं, स्वच्छता के बृहद अभियान को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले लिया जा चुका था।
हमने उसको मिशन मोड में उठा लिया। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाई, शौचालय बनवाए, चिकित्सालयों की व्यवस्था को दुरुस्त किया, सर्विलांस को बेहतर किया। परिणाम है, जिस बीमारी से प्रतिवर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज उन मौतों पर नियंत्रण करके हम लोग 95 से 97% मौत को नियंत्रित कर चुके हैं। वो मौतें आज नहीं हो रही, लेकिन अगर इसमें अध्ययन हुआ होता तो हम इस बीमारी को बहुत पहले ही, कोई स्टडी हुई होती, बहुत पहले ही नियंत्रित किया जा सकता था, उतने बच्चों की जानें बच सकती थी। और इसलिए मैं कहता हूं, संस्थाओं को समाज की हर एक समस्या पर अपने आप को स्टडी करने का एक सेंटर बनाना चाहिए। वह निजी क्षेत्र की हो, राज्य शासन से जुड़ी हुई हो, या फिर केंद्रीय शासन से जुड़ी हुई हो। समाज के प्रति हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। उन जिम्मेदारियों के प्रति हम जवाबदेही के साथ कार्य कर पाएंगे। इस दिशा में एक नया प्रयास हमें आगे बढ़ाना होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, निजी क्षेत्र में जो नए विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं, देखिए हमने सारे बैरियर्स हटा दिए। स्टेट के अंदर अपना निजी विश्वविद्यालय का एक्ट है। अब पिक एंड चूज नहीं है कि किसी मंत्री का विश्वविद्यालय बनना है तो उसके लिए रिलैक्सेशन 10 एकड़ का कर लो, और किसी अन्य व्यक्ति को जो इस क्षेत्र में पैसा लगाना चाहता है और करना चाहता है उसके लिए 100 एकड़ का कर लो। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक व्यवस्था बना दी गई है, एक एक्ट सबके लिए लागू हो गया। उस एक्ट के अनुसार हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी फैकल्टी हो, अच्छी लैब्स हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, और उस प्रकार का एक माहौल हम अपने विश्वविद्यालय में दें। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखें कि भारतीय मूल्यों और आदर्शों से कहीं भी कोई भटकाव की नौबत ना मिल पाए। कोई भी ऐसे कार्य वहां उस कैंपस के अंदर न हो जो किसी भी प्रकार की अपने मूल्यों, अपने आदर्शों और राष्ट्रीयता से विपरीत कोई एक नई धारा को जन्म देता हो। अगर उस दिशा में हमारे प्रयास होंगे तो राज्य शासन के द्वारा जो रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं, जो इतनी सुविधा देने का प्रयास हो रहा है, इसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आएंगे। मैं एक बार फिर से हायर एजुकेशन के इस कॉन्क्लेव के लिए यहां पर अपने उच्च शिक्षा विभाग को, नवभारत टाइम्स को, यहां पर अपने जो हमारी नॉलेज पार्टनर के रूप में डेलाइट है, इनसे जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस पूरे दिन भर के कॉन्क्लेव से कुछ ठोस परिणाम आप लेकर के आएंगे, जिसका हम सब के लिए, एक प्रदेश की उच्च शिक्षा के लिए और शिक्षा जगत के लिए वो एक मॉडल बन पाएगा। आप सबके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।